आज हम लोग केमिस्ट्री में एक न्यू टॉपिक, न्यू सेक्शन ही स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फिजिकल केमिस्ट्री। उसका फर्स्ट टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, मतलब मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखिए, मोल कॉन्सेप्ट जो एनसीईआरटी वगैरह में देखते हैं तो एक्चुअली आरसी मुखर्जी में देखिएगा कि उसके अंदर 5 चैप्टर है, जिसमें एक का नाम दिया गया है बेसिक कॉन्सेप्ट। सेकेंड चैप्टर देखिएगा उसमें लिखा रहेगा स्टोइचियोमेट्री। थर्ड चैप्टर हो सकता है एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक और चैप्टर रहेगा जिसका नाम रहेगा मोलरिटी, नॉर्मलिटी, कॉन्सेंट्रेशन। एक और चैप्टर रहेगा जिसका नाम रहेगा एड्रोमेट्री। तो यहाँ पे इसके अंदर 5 चैप्टर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आराम से पढ़ेंगे। मोल कॉन्सेप्ट, तो सबसे पहले मुझे बताइए कि व्हाट द मीनिंग ऑफ मोल। मोल का मतलब क्या है? जो भी जितना जानते हैं वो बोल सकते हैं। व्हाट द मीनिंग ऑफ मोल? आप में से एनीवन? अमाउंट ऑफ अच्छा 1 मोल इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर। ओके, और कुछ? तो देखिए, अब इस पे बेसिक बात ये है स्टूडेंट कि मोल एक नंबर है। क्या है? मैं लिख दूंगा, हर एक बात को लिखूंगा। जैसे कैसे बोलते हैं 100, तो इज इट कंपल्सरी कि 100 का मतलब ऑलवेज 100 रुपीज़ ही रहेगा? ऐसा ना है। 100 मैंगो भी तो हो सकता है, 100 एप्पल भी हो सकता है। तो 100 एक नंबर है, करेक्ट? वैसे ही मोल भी एक नंबर है। क्या है? एक नंबर है। और 1 मोल एटम भी हो सकता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, करेक्ट? 1 मोल प्रोटॉन भी हो सकता है, 1 मोल मॉलिक्यूल भी हो सकता है। मतलब मोल इज जस्ट ए नंबर। पहला पॉइंट, हाँ है ना? मोल, कोई पूछे मोल क्या है तो क्या बोलना है? मोल इज जस्ट ए नंबर। अब कौन सा नंबर है इस पे ज़्यादा बात हम लोग करेंगे, बट इसमें इस बात से बिल्कुल कंफ्यूजन हटा देना है कि मोल क्या है। तो मोल एक नंबर है, करेक्ट? इसका मतलब है फर्स्ट पॉइंट, कलेक्शन ऑफ 6.023 कितना इंटू 10 to the power 23 पार्टिकल्स मेक्स 1 मोल। चले, कितने पार्टिकल कलेक्शन को, कलेक्शन ऑफ हाउ मेनी पार्टिकल्स? 6.023 इंटू 10 to the power 23 पार्टिकल्स मेक्स 1 मोल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, पार्टिकल क्या हो सकता है? पार्टिकल तो बोल दिए, तो पार्टिकल हो सकता है एटम। क्या हो सकता है स्टूडेंट? एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, आयन्स भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, और प्रोटॉन भी हो सकता है, करेक्ट? क्या क्या हो सकता है? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, मतलब हो सकता है ना पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल? तो केमिस्ट्री में हम लोग को पार्टिकल का मतलब ये सब मिल सकता है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन भी बोल सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब पहला पॉइंट तो ये हुआ कि व्हाट द मीनिंग ऑफ मोल एक नंबर है, बट वो 1 मोल, वो नंबर का वैल्यू क्या है? तो वो नंबर का वैल्यू है हाउ मच? 6.023 इंटू 10 to the power 23। अब हाँ, मोल तो एक्चुअल में बहुत बड़ा है, तो
तो पार्टिकल भी तो बहुत ज़्यादा होता है। अब आगे चल के देखिएगा कि 1 ग्राम, कितना ग्राम, जस्ट इमेजिन कि 1 ग्राम, अगर सपोज कीजिए कि 1 ग्राम आप NaCl लेते हैं, 1 ग्राम नहीं था, बहुत छोटा सा हो गया, 1 ग्राम जो सॉल्ट खाने वाला, हम लोग अच्छे से अगर खाना खाने के लिए बैठते हैं तो हो सकता है कि 5 ग्राम खा ही लेते हैं नमक, 5 ग्राम कम से कम, बट 1 ग्राम का सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ। तो 1 ग्राम में हो सकता है कि इतना NaCl का पार्टिकल होगा, मॉलिक्यूल होगा, जिसको आप मैन्युअली काउंट नहीं कर पाएंगे। बाद में उसको प्रूफ कर दूंगा, ठीक है। तो जब पार्टिकल भी तो बहुत ज़्यादा है, तो उस पार्टिकल के लिए ऑलवेज इतना बड़ा नंबर लिखते रहेंगे, तो उसको ईजी बनाने के लिए, अब देखते नहीं कि हम लोग रुपीज में ही बात क्यों करते हैं। अब देखते धीरे धीरे पैसे का ज़माना ख़त्म हो रहा है। पहले के ज़माने में 50 पैसा 25 पैसा भी चलता था, अभी 25 पैसा आप देखे हैं, शायद बचपन में देखे होंगे, लेकिन यस देखे होंगे, बट 5 पैसा तो ज़रूर पक्का नहीं देखे होंगे, क्योंकि 5 पैसा तो मेरे टाइम पे ही, जब हम लोग को याद है कि तब तक ख़त्म होता जा रहा था, राइट। तो 5 पैसा में पहले टॉफ़ी मिलता था, जो आप जिसका आप 1 रुपये मिलता है। तो एक्चुअल में आपके पास अगर 1 लाख रुपीज़ है, तो क्या 1 लाख रुपीज़ को पैसा में कन्वर्ट करके बोलेंगे? नहीं लगेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उसको ईजी बनाने के लिए कोई एक नंबर डिफाइन किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के, ठीक है सर, इस नंबर को 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स, कलेक्शन ऑफ दिस पार्टिकल्स मेक्स 1 मोल। और इसी नंबर को नाम दिया गया है, कौन सा नंबर? एवोगाड्रो नंबर। इसका मतलब है ये एवोगाड्रो का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, तो उनके ऑनर में इस नंबर को, एक्चुअली इस पे उनका ही वर्क चल रहा था, तो उनके ऑनर में इस नंबर का एक स्पेशल नाम दे दिया गया है, एवोगाड्रो नंबर। तो 6.023 × 10⁻23। अब नेक्स्ट है कि ऐसा तो नहीं रहा होगा कि इस नंबर के लिए कोई ड्रीम हुआ होगा कि हाँ एक दिन रात में ऐसे सोए, उनको आ गया कि हाँ इस नंबर को एक 1 मोल बना देना है, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब है कि एक्चुअल में कुछ ना कुछ एक रेफरेंस रहा होगा, और जिस रेफरेंस को मानते हुए ये नंबर निकाला गया है। तो पहले रेफरेंस था मेरा हाइड्रोजन, बाद में रेफरेंस बना दिया गया कार्बन 12। किसको बना दिया गया है? कार्बन 12। इसको मैं एक लैंग्वेज दे दूंगा। तो स्टूडेंट, एक्चुअल सीन ये है कि कार्बन 12 का कितना ग्राम? कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितना नंबर ऑफ एटम इस कार्बन का होता है, कार्बन 12 के कितना ग्राम में? 12 ग्राम में इस कार्बन का जितना नंबर ऑफ एटम रहेगा, वो नंबर एक्चुअली ए नंबर होता है। वो नंबर कौन सा नंबर होता है? ए नंबर होता है। इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ एटम ऑफ C12। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से सी को ही क्यों ले रहे हैं? मेरा आंसर है सी को ही रेफरेंस माना गया है, स्टैंडर्डाइज माना गया है। और क्यों माना गया थोड़ा देर के बाद? तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ C12 प्रेजेंट इन 12 ग्राम इक्वल टू 6.023 × 10⁻23। करेक्ट। कार्बन के कौन सा कार्बन का? 14 बोल रहे हैं या 12 बोल रहे हैं? कार्बन 12 के कितना ग्राम में? 12 ग्राम। तो कोई बोलेगा क्या, ठीक है 1 मोल का वैल्यू इतना है, बट इसको स्टैंडर्डाइज कहाँ से डिराइव किया गया है? तो क्या बोलना है कि इसको स्टैंडर्डाइज एक्चुअली डिराइव अभी के टाइम पे, टिल टुडे अभी के टाइम पे कार्बन 12 को स्टैंडर्ड माना गया है। और कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितना एटम है, उस जितना नंबर ऑफ एटम्स है, उस नंबर ऑफ एटम्स का नंबर 6.023 × 10⁻23 है। इसी को मान लिया गया है 1 मोल। क्या मान लिया गया है? 1 मोल। इस पे काम कौन कर रहे थे उस टाइम पे? एवोगाड्रो। तो उनके ऑनर में इसका नाम क्या दे दिया गया? एवोगाड्रो नंबर। इसका मतलब अगर एक लाइन और लिखना रहेगा तो उस एक लाइन को हम लोग लिख सकते हैं
हाँ ऑलमोस्ट वही है, अप्रोक्सीमेट 6.022 ले ले। हाँ बड़ा हो जाएगा, लेकिन देखिए कहीं कहीं पे जैसे अब एग्ज़ाम में अगर बोल दिया गया कि आप ए लेकर कैलकुलेशन आंसर दीजिए, तो वहाँ पे अब ये आर्गुमेंट नहीं करना है कि नहीं मैं तो 6.023 लिया था, आईआईटी में आप 6 क्यों बोल रहे हैं। कभी कभी एग्जामिनर अपना मर्जी से कुछ सेट करते रहता है। ये मुझे भी पता है कि 6.022 भी होता है, बट एक्चुअली 6.023 जनरली होता है। हो सकता है 6.022 और आगे चल के 9 हो गया हो, तो राउंडिंग करने के लिए 3 दे दिया गया हो, हाँ है ना। लेकिन ऑलमोस्ट उस पर हम लोग नहीं फंसेंगे। चलिए, इसका मतलब ये हुआ कि एक और अगर बात बोलना रहेगा तो क्या बोल सकते हैं, यहां पे बोलना है द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन the same number of particle सब लोग लिखते रहिए, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल और पार्टिकल क्या हो सकता है लिखना पड़ेगा। वो पार्टिकल एटम हो सकता है, और क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयंस हो सकता है, एटसेट्रा। ठीक है। एज द नंबर ऑफ एटम्स present in 12 ग्राम ऑफ C12। इसका मतलब मोल का एक अनदर डिफिनेशन। कोई बोलेगा कि किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल का, किसी भी सब्सटेंस में 1 मोल का मतलब क्या है, तो क्या बोल सकते हैं, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस एज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12। इसका मतलब किसी भी सब्सटेंस का, तो इसमें कितना पार्टिकल रहेगा, इसमें तो इतना ही पार्टिकल रहेगा ना। किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल का मतलब क्या है, किसी भी सब्सटेंस का। और कोई बोलेगा CO2, CO2 एक कंपाउंड है ना, CO2 क्या है, एटम है या कंपाउंड है। तो CO2 का 1 मोल का मतलब क्या, CO2 का 1 मोल मॉलिक्यूल्स, हाँ या ना। 1 मोल CO2 मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, करेक्ट। तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मतलब कितना पार्टिकल, तो जितना इसमें पार्टिकल रहे, जितना इसमें एटम रहेगा, इसमें कितना एटम रहेगा, यस। तो पहले यस, इसका मतलब अगर बोलेंगे 1 मोल ऑफ, पहले चीजों को समझेंगे कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ 1 मोल ऑफ CO2। इसका मतलब नहीं था 1 मोल ऑफ CO2, तो 1 मोल क्या है, 1 मोल इज जस्ट ए नंबर, है ना। 1 मोल इज जस्ट ए नंबर। तो 1 मोल ऑफ CO2 का मतलब कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, है ना, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, करेक्ट। यहां तक किसी को डाउट। अब कोई पूछेगा 1 मोल ऑफ Al3+, इसका मतलब Al3+ कोई आयन है, एल्युमिनियम का आयन है, इसका मतलब Na आयंस ऑफ Al3+, हाँ या ना। चलिए यहां देखिए, अब मान लेते हैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम। अरे कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया, चार्ज ऑफ, यहाँ देखिएगा सब लोग, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, पहले हम लोग 1 मोल को समझ लेते हैं, इस पर कुछ 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। तो चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कोई क्वेश्चन पूछ देगा, तो 1 मोल चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं,
अच्छा, एक कलम का दाम 10 रुपया, तो 10 कलम का दाम कितना? ऐसे ही बनाए होंगे ना, सिंस 1 पेन हैविंग द प्राइस दिस वन, तो 10 पेन हैविंग द यूनिटरी मेथड, हाँ या ना? तो सिंस 1 इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज हाउ मच? -1.6 इंटू 10 टू पावर -9, यस। तो कितना का निकालना है? 1 मोल का ना। तो 1 मोल का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? n इलेक्ट्रॉन। तो क्या लिख सकते हैं? 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। और किनका कैलकुलेशन सबसे बढ़िया है? एग्जैक्ट कैलकुलेट करके बताइए, और मैं भी आपके साथ कैलकुलेट करता हूं। अब मैं देखिए, तो इतना ही आता है। तो ये प्रॉब्लम बहुत टफ था जो दिए, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब एक मिनट, एज ए प्रॉब्लम, क्या ये प्रॉब्लम टफ प्रॉब्लम है या बहुत आसान प्रॉब्लम है? आसान प्रॉब्लम है, वेरी गुड। तो आसान प्रॉब्लम है, लेकिन ये जो अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ, अगर मैं बोलता, यहां देखिएगा, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्लास 12th में काम आएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ 1 मोल ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीट्यूड बोल दी, इसका मतलब मॉडुलस ले लेना है। तो कितना वैल्यू आता? 96500 कूलम। तो इसको अभी रटिए नहीं, लेकिन बाद में कभी ना कभी आपको रटना ही पड़ेगा। तो देखिए, मेरा ये रटा हुआ था, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा था, मेरा रटा हुआ था। ओके, कितना वैल्यू होता है? 96500 कूलम। नहीं, मैं मैग्नीट्यूड बोल दिया। चार्ज ऑफ पूछते तब क्या साइन के साथ, लेकिन अगर किसी का मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं तो साइन देना है या मॉडुलस लगा देना है? मॉडुलस लगा देना है। यहां देखिए, अब फिर से एक बार, पॉइंट टू बी नोटेड, 1 मोल में कितना पार्टिकल, हाउ मेनी पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मोल? Na पार्टिकल। चलिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2 मोल ऑफ H2O, कौन सबसे फास्ट कैलकुलेट करते हैं? क्या हो गया? 1.2 × 10⁻25। तो यहाँ देखिए, क्वेश्चन क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2 मोल ऑफ H2O। तो 2 मोल ऑफ H2O का मतलब टोटल नंबर ऑफ हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O?
2 1, यहाँ देखिएगा Na का मतलब कितना मोल होता है स्टूडेंट? 1 मोल। तो 2 मोल का मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना रहेगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ देखिए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं? 1 मोल कंटेन, यहाँ देखिएगा Na मॉलिक्यूल्स, हाँ या ना, Na पार्टिकल। 1 मोल कंटेन हाउ मेनी पार्टिकल? Na पार्टिकल। अब मेरा यहाँ पे पार्टिकल क्या है स्टूडेंट? वाटर। तो वाटर क्या है? मॉलिक्यूल। तो कैसे बोल सकते हैं? 1 मोल कंटेन Na मॉलिक्यूल्स, हाँ या ना। तो बट कितना मोल है स्टूडेंट? तो 2 मोल कंटेन हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? 2Na। और 2Na क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाँ या ना। 2Na इसका मतलब है n को अगर बोलते हैं, सब लोग यहाँ देखिएगा, n को बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये यही है ना, हाँ या ना। ये तो बहुत सिंपल है। 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स, 1 मोल में Na पार्टिकल, तो 2 मोल में कितना पार्टिकल? 2Na। 3 मोल में कितना पार्टिकल? 3Na। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या लिख सकते हैं? 2Na, हाँ या ना। बट ये बताइए कि इसके लिए ऐसा लिख सकते हैं? तो आप बोलिए सर एक कौन सा बड़ा बात हो गया? बात तो एक ही है, हाँ या ना। लेकिन एक्चुअल में हम लोग क्या किए, देखिए अब यहाँ से एक छोटा सा एग्जाम्पल से, पहले उस प्रॉब्लम को बाद में सॉल्व करेंगे। यहाँ से छोटा सा एक एग्जाम्पल से एक्चुअल में ऐसे इसको मानिए कि मान लेते हैं कि आज से 10,000 साल पहले, कितना हज़ार साल पहले? 10,000 ईयर तो बहुत पहले का हो गया ना। तो 10,000 ईयर्स पहले जब करेंसी नहीं चलता होगा, क्या नहीं चलता होगा? करेंसी नहीं चलता होगा, और आपके यहाँ हुआ आम और किसी के यहाँ हुआ राइस, और जिनके यहाँ राइस हुआ उनको खाना है आम, कैसे खाएंगे? कोई एक सिस्टम डेवलप करेंगे ना, उस टाइम डेवलप किएंगे शायद कि इतना आम इक्वल टू इतना राइस, हाँ या ना। लेकिन ये समझ में आ गया कि कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, अप्रोक्स मोटा मोटी चल रहा होगा ना कि इतना ले लो इतना दे दो, करेक्ट। लेकिन अभी के टाइम पे क्या करेंगे? अभी के टाइम पे राइस और आम को कन्वर्ट करना है तो डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे या पहले उसको करेंसी में कन्वर्ट करेंगे? राइस, दिस अमाउंट ऑफ राइस इक्वल टू दिस, इतना रुपया, हाँ या ना। और इतना रुपया इक्वल टू इतना आम। इसका मतलब ब्रिज का काम कौन किया? करेंसी। समझ गए मेरा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? बीच का काम कौन किया? करेंसी। तो इन सिमिलर फैशन, जैसे आप इसमें कोई क्वेश्चन बोल सकते हैं सर क्या जरूरत था मोल को, जैसे पहले भी आप बोल दिए सर मोल क्यों डिफाइन किए? नहीं भी डिफाइन करने से काम चल जाता। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बट उसको मैं वहाँ पर आंसर नहीं देना चाह रहा था। मोल एक ऐसा ब्रिज का काम करेगा आगे चलकर कि अगर मास है, क्या है स्टूडेंट? मास है। अब मास को पार्टिकल में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हम लोग उसको मोल में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? मोल में। अब मोल में कन्वर्ट कर लेंगे तो मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस जो अभी यहाँ पे दिखा रहे हैं, है ना। या आपके पास पार्टिकल है और उसको मास में कन्वर्ट करना है तो पार्टिकल को डायरेक्टली मास में कन्वर्ट नहीं करेंगे, पार्टिकल को पहले मोल बनाएंगे और मोल से किस में कन्वर्ट करेंगे? मास में कन्वर्ट करेंगे। इसलिए आगे चल के देखिएगा कि पूरा सबको एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए बहुत बढ़िया ब्रिज का काम करेगा मोल। कौन काम करेगा? सबका मीडिएटर कौन रहेगा? मोल रहेगा। तो इसका मतलब चीज़ों को सिस्टमैटिक वे में समझने के लिए, तो आपको नहीं लगता है कि ये क्या है? ये मोल ही था ना। देखिए तो ये क्या था? नंबर ऑफ मोल। और एक क्या था?
नंबर ऑफ, वेरी गुड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉरी पार्टिकल, और ए क्या था, वेरी गुड। तो यहां से क्या एक फार्मूला बना, अब पार्टिकल क्या हो सकता है, पार्टिकल डिपेंडिंग अपॉन प्रॉब्लम, पार्टिकल एटम भी हो सकता है, पार्टिकल। अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा, तो सबसे पहले बताइए कि क्या हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल को मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल को किससे डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल बन जाएगा? यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर किसका मोल बनेगा? मेरा आंसर, कौन सा पार्टिकल लिए हैं? मेरा आंसर है, अब यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल अगर रहता नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या रहता? सब लोग बोलिएगा। अगर यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहता तो यहां पे मोल किसका मिलता? तब बोलते नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मोल्स किसका? मॉलिक्यूल का। अगर यहां पे पार्टिकल रहता एटम, क्या रहता स्टूडेंट? नंबर ऑफ पार्टिकल्स के जगह पर नंबर ऑफ एटम्स रहता, तब क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम। अगर यहां पर पार्टिकल रहता आयन, तब बोलते नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन, करेक्ट। अगर यहां पे पार्टिकल रहता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये फार्मूला में नहीं लगता है कि हम लोग जो फार्मूला लिखे हैं वो मोर एंड मोर जनरलाइज है, पार्टिकल कुछ भी हो सकता है। अब पार्टिकल मॉलिक्यूल रहेगा तो नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल बोल देंगे, पार्टिकल एटम रहेगा तो नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम बोल देंगे, पार्टिकल आयन रहेगा नंबर ऑफ मोल ऑफ आयन बोल देंगे, पार्टिकल इलेक्ट्रॉन रहेगा नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल देंगे। हाँ या ना? इसका मतलब यह है, और जनरली केमिस्ट्री में नंबर ऑफ मोल को स्मॉल एन से दिखाते हैं। तो नहीं लगता कि नंबर ऑफ मोल्स के लिए एक हम लोग को फार्मूला एक मिल गया? हाँ या ना? ये पहले से भी आप जानते होंगे, बट फिर से एक बार मिल गया। और आज के बाद नंबर ऑफ मोल्स, इसका मतलब पार्टिकल को मोल में कन्वर्ट करने के लिए आ गया। अभी आप एक ही चीज़ देखे हैं, अभी आप सिर्फ एक ब्रिज बना रहे हैं, पार्टिकल को मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हाँ या ना? अगर किसी पार्टिकल को मोल में कन्वर्ट करना है, उसको कितना से डिवाइड कर देना चाहिए? NS से। और अगर मोल को पार्टिकल में कन्वर्ट करना है, अब इसी इक्वेशन को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा? हाँ या ना? सब लोग ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि पूरा फिजिकल केमिस्ट्री में एक ही केमिस्ट्री है जिसको पढ़ाने में मुझे थोड़ा टाइम लगता है, अब बहुत आराम से चलता हूँ, वो है मोल कॉन्सेप्ट। और जनरली 2-3 स्कूल वगैरह में 2 क्लास में ख़त्म कर दिया जाता है, जो कि सही बात नहीं है। इसमें आराम से 20 लेक्चर लगना चाहिए, तब जाकर थोड़ा बहुत आप समझ पाइएगा कि मोल कॉन्सेप्ट क्या है। अब चलिए, तो बोलिए, पार्टिकल को मोल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से यहाँ तक जाना है स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो जाने के लिए किससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे? और यहाँ से मोल से पार्टिकल में आना है, तब डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ तक आ जाइए। अभी मतलब इसी फार्मूला को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। इसका मतलब अभी हम लोग सीख लिए, पार्टिकल को मोल में कन्वर्ट करना और मोल को पार्टिकल में कन्वर्ट करना। पार्टिकल को मोल में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट डिवाइडिंग बाई Na, और मोल को पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइंग बाई Na। बट मेरा क्वेश्चन यहाँ पे, अब कम टू द प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम पे कम बैक करते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट? मेरा क्वेश्चन था टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2 मोल ऑफ H2O। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O कितना? 2 या 2n है? 2 मोल लिए हैं ना, देखिए तो कितना लिए हैं। एक कभी JEE मेन का क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए थोड़ा सीरियस हो जाइए। आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O लिए हैं, 2 मोल ऑफ H2O लिए हैं।
तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O कितना 2Na। अब बताइए वाटर का एक मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन, कल पढ़ा रहे थे ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, टोटल इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितना होता है जरा बताइए तो 10। तो क्या आप इतना मॉलिक्यूल में नहीं निकाल लेंगे बाय यूनिटरी मेथड, हाँ या ना? कैसे? वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O कंटेन कितना इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। तो कितना मॉलिक्यूल n मॉलिक्यूल कंटेन हाउ मच n इंटू 10, n इंटू 10 और n का वैल्यू कितना 2Na इंटू 10 मतलब 20 इंटू Na, हाँ या ना? और 20 इंटू Na का वैल्यू कितना 6.023 इंटू 10⁻23, राइट? कितना हो जाएगा स्टूडेंट जरा बोलिए तो 12.46 इंटू 10⁻24, हाँ या ना? तो ये बहुत टफ क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन अगर अच्छा 0.0 रहेगा तो देखिए अभी हम लोग सिर्फ क्या किए, अब सपोज कीजिए इसी टाइप का अगर क्वेश्चन एक ऐसा रहता समथिंग लाइक दिस, थ्री मोल ऑफ मीथेन, कितना मोल 3 मोल ऑफ मीथेन कंटेन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, डू इट फास्ट। कौन सबसे पहले आंसर देते हैं? मीथेन का वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन कंटेन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। तो आपके पास कितना मॉलिक्यूल्स था स्टूडेंट 3Na ना, 3 या 3Na, 3Na कंटेन नहीं लेता, यूनिटरी मेथड है। एक मॉलिक्यूल में इतना इलेक्ट्रॉन तो इतना मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन, यही तो करना है। बहुत टफ क्वेश्चन है ये, तो नहीं लेता 6th क्लास का क्वेश्चन हो गया। 3Na इंटू 10 तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 10। देख लीजिए आप। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन सर आंसर क्या लिखे हैं, अब ऑप्शन में 30Na अगर दिया रहेगा तो 30Na में टिक लगाइएगा, ऑप्शन में ऐसे कैलकुलेट करके दिया रहेगा। तो ये बात बताने का रिक्वायरमेंट है क्या लिखना है, ए लिखना है या लिखना है, या डिपेंडिंग अपॉन ऑप्शन। चलिए 3 मोल ऑफ Al3+ में कितना इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 3 मोल ऑफ Al3+। क्वेश्चन ये है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 3 मोल ऑफ Al3+। यही तो आंसर है, आंसर ये है। तो सेम तो होना ही था ना, CH4 में 10 इलेक्ट्रॉन, Al3+ में भी कितना इलेक्ट्रॉन 1 Al3+ में 10 इलेक्ट्रॉन। अब कोई बोलेगा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 3 मोल ऑफ NH4+।
देखिए तो कितना आता है, तो ऐसे ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैं ऐसे दे रहा हूँ, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया ना कि अगर मोल पता रहेगा तो, अब देखिए एक यकीन कीजिए, आप IIT क्वेश्चन बैंक तो आपको फॉलो करवाएंगे ही, या मेडिकल का, ये फॉर्मेट में भी कम से कम 5-6 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अगर मोल निकालने के लिए, अभी देखिए अभी तो मोल दे रहा है ना, अगर मोल निकालने के लिए आ गया तो मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो निकाल लीजिएगा या नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल लीजिएगा, हाँ या ना। और नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल लीजिएगा तो क्या वहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे? यस। तो अभी जस्ट आपको सिखाए थे कि कितना कैसे इलेक्ट्रॉन का प्रॉब्लम रहेगा, इस टाइप का रहेगा, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, तो हेडिंग क्या बनाए हैं, मास मोल कन्वर्सन। अब पहले इसको समझिए, बाद में आएंगे इस पर। सपोज कीजिए कि स्टूडेंट की ए है मास, क्या है, मास, और ए है पार्टिकल। जो यहाँ पे मास है, किसी का मास रहा होगा और यहाँ पे इसी मास का पार्टिकल रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लेते हैं कि यहाँ पे सॉल्ट रहा होगा, तो सॉल्ट का लाइक NaCl, तो NaCl का मास रहा होगा 0.5 kg 1 kg समथिंग लाइक दैट, तो उसका पार्टिकल, उसका मॉलिक्यूल रहेगा, हाँ या ना। तो मास को पार्टिकल में, अब पार्टिकल को मास में कन्वर्ट करना है, तो एक्चुअल में यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखे हैं मास मोल कन्वर्सन। तो मान लेते हैं कि अगर मास को आपको मोल में कन्वर्ट करना सिखा दिए, क्या करना सिखा दिए, तो अगर मास को मोल में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या मोल को पार्टिकल में कन्वर्ट नहीं कर लेंगे? आपको नहीं लगता कि यहां से यहां तक का ब्रिज ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं? मोल को पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए Na से मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ या ना, और पार्टिकल को मोल में कन्वर्ट करने के लिए Na से डिवाइड करते हैं। तो ए वाला ब्रिज बन चुका है। अब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आप नहीं था कि यहाँ से यहाँ तक आ सकते हैं, बट यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हम लोग किसका हेल्प, कौन मीडिएटर रहेगा? मोल को हम लोग यूज करेंगे एज ए मीडिएटर। तो यस, मतलब एक्चुअली हम लोग को काम करना है मास पार्टिकल कन्वर्सन, लेकिन मैं हेडिंग दिया हूं मास मोल कन्वर्सन, ये लिख लीजिए पहले। बस हम लोग को ये ब्रिज बन चुका है, इसके बारे में हम लोग को काम करना है। हो गया? ओह, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे मास था, यहाँ पे मोल था, यहाँ पे पार्टिकल था। ओके, लिख दे फिर से, क्या हो जाएगा? पार्टिकल, चलिए अब यहां पे एक मैं टर्म डिफाइन कर रहा हूं, क्या है देखिए, तो RAM, RAM, रिलेटिव एटॉमिक मास, फुल फॉर्म क्या? एटॉमिक मास। तो देखिए स्टूडेंट, मोल कॉन्सेप्ट तो कुछ लोग पढ़ भी रहे होंगे ना NCERT वगैरह से। तो मान लेते हैं, यहाँ देखिए सब लोग, सोडियम के लिए मैं A लिखता हूँ,
कहीं पे सोडियम के लिए 23 लिखा हुआ है, कहीं पे सोडियम के लिए 23 AMU लिखा रहेगा, और कहीं पे सोडियम के लिए 23 ग्राम लिखा रहेगा। तो देखिए सोडियम के 3 अलग अलग बात लिखे हैं, नहीं लिखे हैं? क्या लिखे हैं? 23 यहाँ पे समझ लीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत डिफिकल्टी हुआ था अपने टाइम पे। अब मैं सबको एक ही मानते रहता था, बस 23 समझता था, बाकी कुछ नहीं समझता था। अच्छा AMU है, ठीक है, ग्राम है, ठीक है, मतलब सब एक ही है, ऐसा मायने बैठ गया था। तो 23 AMU और 23 ग्राम। तो आप में से कोई मुझे बता सकते हैं, ऐसे आप नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत पहले से पढ़े हैं कि इन तीनों में बेसिक डिफरेंस? सब सोडियम के लिए ही लिखा हूं। यूनिट का देखिए ये बहुत स्मार्ट आंसर हुआ कि सर यूनिट का डिफरेंस यहाँ पे यूनिटलेस है, करेक्ट। चलिए यस, ये तो बिल्कुल सही आंसर है। सोडियम 23। अब यहाँ देखिए, एनीवे तो एक्चुअल में ये 3 अलग अलग चीज़ है। तो ये जो आगे चल के पढ़ाएंगे, अभी जस्ट वही पढ़ाने वाले हैं। तो 23 है स्टूडेंट, तो 23 सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है? रिलेटिव एटॉमिक मास। तो नहीं लगता कि रिलेटिव एटॉमिक मास एक रिलेटिव टर्म है? हाँ है ना? इसका मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास इंडिकेट करता है कि सोडियम का 1 एटम किसी रिफरेंस एटम्स के रेस्पेक्ट में कितना टाइम्स हेवियर है। हाँ या ना? इसका मतलब है कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 एटम ऑफ रेफरेंस एटम। तो किसी को रेफरेंस तो माना ही गया होगा निकालने के लिए रिलेटिव वैल्यू। तो मास ऊपर भी मास नीचे भी, तो मास और मास कैंसिल, तो यूनिट रहेगा यूनिट। इसका मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट नहीं होता है, करेक्ट। और आगे चलकर पढ़ाएंगे, इसका मतलब 23 में जब यूनिट नहीं है तो इट इज जस्ट ए रिलेटिव वैल्यू। ये इंडिकेट करता है कि 1 एटम ऑफ सोडियम इज हाउ मच टाइम्स हेवियर विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस एटम। विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? रेफरेंस एटम। किसको रेफरेंस माना गया उसको देखते हैं थोड़ा देर में। और 23 AMU आगे चल के होगा, इट इज द मास ऑफ 1 एटम। व्हाट? इट इज द मास ऑफ, इसलिए दैट्स वाई ए है एटॉमिक मास। क्या है? एटॉमिक मास। और ए था रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या था? और ये जो 23 ग्राम है, तो देखिएगा एनसीईआरटी में ऐसे लिखा रहेगा, व्हेन रिलेटिव एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। व्हेन रिलेटिव एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन, मतलब इसमें जब ग्राम लगा देंगे तो ये बन जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोल दिया जाता है? ग्राम एटॉमिक मास। बट इस बात में मेन कॉन्सेप्ट छिपा हुआ रहता है कि एक्चुअली था क्या। बोलने में तो बढ़िया लग रहा है कि इसमें ग्राम मिला देंगे तो इट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। इट इज द मोलर मास। इट इज व्हाट? मतलब एक 1 मोल एटम, कितना मोल? 1 एटम या 1 मोल एटम। तो 1 मोल पार्टिकल का मास को क्या बोलिएगा? मोलर मास ही तो बोलिएगा। 1 मोल पार्टिकल का मास को क्या बोलेंगे? मोलर मास। तो इसी को हम लोग को समझना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 23 AMU और 23 ग्राम। ओके। तो देखिए इनिशियली एक्चुअल में तो रिलेटिव एटॉमिक मास, इसका फुल फॉर्म रिलेटिव एटॉमिक मास है, एंड दिस इक्वल टू होता है मास ऑफ 1 एटम जिसका आप रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने जा रहे हैं। मास ऑफ 1 एटम और डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोला गया है? मास ऑफ 1 एटम और डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। ओके। अब देखिए नेक्स्ट, यहां तक तो समझ में आ गया। तो इनिशियल टाइम पे
इनिशियली किसको रेफरेंस माना गया था? इनिशियली हाइड्रोजन को रेफरेंस माना गया था। बाद में क्या हुआ कि हाइड्रोजन का बहुत सारा आइसोटोप आना शुरू हो गया। दैट्स वाई हाइड्रोजन को रेफरेंस से हटाकर फिर कार्बन को ले आया गया। बाद में कार्बन के बाद ऑक्सीजन को भी लाया गया, बट हम लोग कार्बन तक ही रहेंगे। तो ये बताइए, यहाँ देखिएगा, चलो यहाँ समझिए, हाइड्रोजन में हाउ मेनी और किसी भी एटम के लिए विच पार्टिकल आर रिस्पॉन्सिबल, कल के क्लास में बोल रहे थे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, है ना? तो इसमें हाउ मेनी प्रोटॉन, इसका मतलब है कि नहीं लगता कि मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, हाँ या ना? जब आप ही बोल रहे हैं कि सर पार्टिकल जो मास ऑफ एटम के लिए रिस्पॉन्सिबल है मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियस में जो पार्टिकल रहेगा, जो न्यूक्लियस में रहेगा उसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं? तो क्या मोटा मोटी बोल सकते हैं मास ऑफ हाइड्रोजन ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, हाँ या ना? ओके, और बोलिए, ए मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, एटम का बात किए हैं। अब कार्बन में कितना प्रोटॉन कितना न्यूट्रॉन? 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, करेक्ट। और मास ऑफ प्रोटॉन ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन मान लीजिए, मतलब केमिकल कैलकुलेशन के पर्पज से मास ऑफ प्रोटॉन ऑलमोस्ट किसके बराबर रहता है? मास ऑफ ऑलमोस्ट। तो क्या यहाँ पे बोल सकते हैं ऑलमोस्ट इक्वल टू 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, हाँ या ना? इसका मतलब यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कैलकुलेशन के लिए, न्यूट्रॉन को भी क्या मान लग सकते हैं मास के पर्पस के लिए प्रोटॉन जैसा, हाँ या ना? सब लोग यहाँ समझिएगा। तो क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इक्वल टू 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। देखिए तो ठीक है स्टूडेंट, मास के लिए कौन सा पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल? फिर से बोलिए सर, न्यूक्लियॉन्स, मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और कार्बन 12 में कितना प्रोटॉन कितना न्यूट्रॉन? तो 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास मोटा मोटी सेम है। तो क्या मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, मास ऑफ वन, सब लोग ध्यान से देखिएगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इक्वल टू क्या बोल सकते हैं 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, सही। चलिए तो अब बताइए हाइड्रोजन का मास कितना था? मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू ओनली मास ऑफ वन प्रोटॉन। अब मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इक्वल टू क्या था 12 इंटू मास ऑफ वन प्रोटॉन, हाँ या ना? इसका मतलब कार्बन का वन एटम हाइड्रोजन के वन एटम से कितना टाइम्स हेवियर है? 12 टाइम्स, 20 टाइम्स या 12 टाइम्स? यहाँ पे 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन है, यहाँ पे 1 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन है, हाँ है ना? तो एक्चुअल में देखिए हम लोग को इनिशियली करना क्या था, रिलेटिव एटॉमिक मास में, रिलेटिव एटॉमिक मास का ओरिजिनल डिफिनेशन इज दिस वन। लेकिन अब क्या करना था कि हाइड्रोजन को रेफरेंस से हटाना था, रेफरेंस अब हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कार्बन बनाना था, बट विदाउट चेंजिंग द मेन कॉन्सेप्ट, विदाउट चेंजिंग दिस फार्मूला। इस फार्मूला का मेन थीम को बिना चेंज किए हुए बस हाइड्रोजन के बदले कार्बन को रखना था। तो क्या हम लोग इस फार्मूला को क्या ऐसे लिख सकते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास इक्वल टू, सब लोग यहां देखिएगा, मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय, यहां देखिए देखिए तो हम लोग क्या मेन सेंस को चेंज किए। मास क्या, मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन नहीं रहता है, मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन के लिए आप 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? हाँ या ना?
इसका मतलब हम लोग कार्बन को इंट्रोड्यूस किए, बट मेन फार्मूला का जो मेन थीम था उसको चेंज कर दिए, या सिर्फ हम लोग एलिमेंट चेंज किए? एलिमेंट चेंज किए हैं, मेन थीम जो था अभी भी वही है, हाँ या ना? इसका मतलब इनिशियली मेरा रेफरेंस क्या था? हाइड्रोजन, यहां से ही चीजें शुरू हुआ, बट अब हम लोग का फार्मूला वही है बट एलिमेंट चेंज कर दिए। तो आपको नहीं था कि ए 1/12 एक्चुअली इसके बदले लिख दिया गया है, हाँ या ना? यहां तक समझ में आ गया? किसी को प्रॉब्लम? अब बताइए, किसी को भी थोड़ा भी डाउट रहेगा तो पूछ लीजिएगा। तो ऊपर में क्या है? ऊपर में तो मास है ना, ऊपर में भी क्या है? मास, और नीचे में भी मास है। तो नहीं लगता कि मास और मास यूनिट आपस में कैंसिल हो जाएगा? इसका मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? इट इज जस्ट ए कंपैरिजन। क्या है? यस, हाँ, हाँ, हाइट नहीं बता रहे हैं। जब कैलकुलेशन जब करते रहते हैं तो एक्चुअली हम लोग हाइड्रोजन ले रहे थे, बट डे टू डे लाइफ में हाइड्रोजन का आइसोटोप मिलना शुरू हो गया। ठीक है, पहले हाइड्रोजन का हम लोग का था कि नहीं इसका मास ऑफ 1 प्रोटॉन के बराबर, बट ड्यूटेरियम भी आ गया, ट्राइटियम भी आ गया। तो अब हाइड्रोजन का 3 डिफरेंट फॉर्म है और सब ऑल आर हाइड्रोजन। तो नहीं लगता है कि उसमें 1 पॉइंट समथिंग कुछ होना शुरू हो जाएगा? दैट्स वाई हम लोग उसको क्या किए कि अब हम लोग ऐसा काम कर रहे थे कि रिफरेंस कुछ स्टैंडर्ड जिसमें कि आइसोटोप कम मिले, तो वो कार्बन था जिसमें C12 का प्रोपोर्शन नेचर में 90 किसी भी चीज़ में 99.9%, मैं कैलकुलेशन करवा दूंगा, प्रॉब्लम लूँगा, 99.9 होता है, और C14 का 0.001% है, समथिंग लाइक दैट। दैट्स वाई जिसमें आइसोटोप सबसे कम मिलने का चांस रहता है उसको हम लोग स्टैंडर्डाइज करते हैं। ओके, चलिए अब यहां देखिएगा। तो मान लेते हैं कि सपोज कीजिए कि Na के लिए 23 लिख दिए, तो इसमें कोई यूनिट है? इसका मतलब है कि एक Na 23 क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम है। इसको पढ़ने का तरीका क्या रहेगा? इसको पढ़ने का तरीका रहेगा कि सोडियम का एक एटम, सोडियम इज कितना टाइम्स? 23 टाइम्स हेवियर ना, हेवियर विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? अब हाइड्रोजन नहीं बोलना है, विथ रिस्पेक्ट टू 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, इतना बोलना पड़ेगा आपको। इसका मतलब सोडियम इक्वल टू 23 है, तो इतना तो बोल देंगे कि सर रिलेटिव एटॉमिक मास है, करेक्ट। बट रिलेटिव एटॉमिक मास है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सोडियम का एक एटम 23 टाइम्स हेवियर है। किसके रेस्पेक्ट में? इसके रेस्पेक्ट में। तो ये क्या है? ये है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। पढ़ना ये है, पढ़ना बोलना ये है, बट माइंड में तो वही चल रहा होगा। अच्छा है 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, हाँ या ना? किसी टीचर के सामने बोलेंगे ए, क्योंकि बोलना सही है, लेकिन माइंड में क्या चलेगा? माइंड चलेगा तो बात तो एक ही है ना। इसका मतलब है कि 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन जो इनिशियली काम कर रहे थे उसके रेस्पेक्ट में 23 टाइम ज़्यादा है, हाँ या ना? ओके, यहां तक समझ में आ गया? चलिए अब यहां देखिए, अब यहां पे एक टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान समझिएगा। 1AMU क्या है स्टूडेंट? देखिए तो AMU, तो एक्चुअली इसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है? एटॉमिक।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटॉमिक मास यूनिट, ए टर्म क्यों डिफाइन, ए मतलब जब मास का यूनिट ऑलरेडी आ ही चुका था, ग्राम, मिलीग्राम, केजी, तो फिर अगर अलग से यूनिट लेने का क्या तरीका है, एक फिर यूनिट क्यों लेंगे। तो मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि देख, यस, तो क्वेश्चन कुछ है, यस, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आप ज्वेलरी शॉप में जाके ये ना बोलिएगा कि कैसे केजी सोना है, पर केजी सोना बताइए, 1 केजी सोने का दाम, मतलब 10 ग्राम में होता है, केजी सोच जैसे ही पूछे 1 केजी सोना का दाम, तो आपको बहुत ध्यान से देखेगा कि मतलब कौन आ गया 1 केजी, मतलब वो समझे, वो भी घबरा जाएगा, हैं। हाँ, तब सब यस सब लोग उन्होंने हैं लेकिन फिर भी मतलब नहीं लगता है कि वो लोग पूछ सकते, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। होप फॉर बेस्ट कि हम लोग भी कभी ऐसा ही पूछें लेकिन एक्चुअल में तो जनरली ग्राम में ही आते हैं। वैसे ही बहुत सारे ऐसे बहुत छोटा मास, वेरी वेरी स्मॉल मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक यूनिट डिफाइन करते हैं। और एटम, 1 एटम का मास इज वेरी वेरी लेस मास, तो उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग एक अलग स्टैंडर्ड यूनिट डिफाइन किए हैं केमिस्ट्री में, जिसका नाम क्या है, AMU। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन का ही मास, प्रोटॉन का मास बताना है, तो उसको हम लोग जनरली AMU में बताते हैं। किसे बताते हैं, AMU में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर इनिशियली जब AMU डिफाइन किया गया होगा तो उसका भी तो कुछ स्टैंडर्ड रहा होगा, देखते नहीं है कि हर एक चीज़ का स्टैंडर्ड, जैसे यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़िएगा कि केजी का भी 1 केजी का कुछ प्लेडियम का रॉड रखा हुआ है कहीं पे संग्रहालय में, लेबोरेटरी में, राइट। वैसे ही 1 सेकेंड को कुछ डिफाइन किया गया है कितना मीटर में, समथिंग लाइक दैट। 1 मीटर का भी कोई रॉड कहीं पर रखा हुआ है, राइट। 1 मीटर जो हम लोग मेजर करते हैं उसका भी कुछ स्टैंडर्ड मीटर है, कहीं पर रखा हुआ है, तो एक सब कुछ का स्टैंडर्डाइज्ड है जो हम लोग यूज करते हैं। वैसे ही इनिशियली एक्चुअली में 1 AMU डिफाइन किया गया था, ध्यान सुनिएगा। इनिशियली डिफाइन किया गया था मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, ध्यान सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन डिफाइंड एज व्हाट, 1 AMU। लेकिन अब उसी चीज को क्या डिफाइन कर दिया गया है स्टूडेंट, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन के बदले आप ये भी तो लिख सकते हैं आज के डेट में, मास ऑफ 1/12, इसी को आप ऐसे भी तो अभी आज के डेट में लिख सकते हैं, 1/12 इंटू मास ऑफ C12, मास ऑफ एटम ऑफ C12, हाँ या ना, करेक्ट। और बताइए जो आज के डेट में हम लोग बोलते हैं कि एवोगाड्रो नंबर, और हम लोग जो अभी डिफाइन किए कि 12 ग्राम कार्बन में जितना कार्बन का एटम रहेगा उसको एवोगाड्रो नंबर बोलेंगे, तो यकीन कीजिए सबसे पहले कार्बन रहा होगा या कुछ कोई और रहा होगा, कार्बन नहीं था, वो कोई और भी, यस हाइड्रोजन था। वो एक्चुअली जो इसको Na कह रहे हैं, वो एक्चुअली Na ऐसे डिफाइन किया गया था, 1 ग्राम हाइड्रोजन में जितना हाइड्रोजन का एटम, कितना, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन हाउ मच ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज डिफाइंड एज Na, इज डिफाइंड एज व्हाट, Na। बट आज के डेट में उसी को हम लोग कन्वर्ट करके क्या बोलते रहते हैं, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12, हाँ या ना, चेंज कर दिया गया। बट ओरिजिनल कॉन्सेप्ट तो यही रहा होगा ना कि 1 ग्राम हाइड्रोजन में जितना हाइड्रोजन का एटम, करेक्ट, तो कितना हाइड्रोजन का एटम, Na एटम, करेक्ट। तो यहां देखिए इनिशियल इंफॉर्मेशन, यहां पे समझिएगा, तो इनिशियली क्या था, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन contain how many atom, Na atom, yes Na atom, correct।
तो अगर यहाँ से एक मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया कि इनिशियली ये बात था, तो यहाँ से क्या आप 1 एटम हाइड्रोजन का मास बता सकते हैं यूनिटी मेथड से? Na एटम ऑफ हाइड्रोजन having mass equal to what? Equal to 1 ग्राम, है ना? तो 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन 1/Na ग्राम, कितना ग्राम? 1/Na ग्राम। तो नहीं लगता कि 1/Na ही 1 mu है? देखिए स्टूडेंट, इनिशियल में रेफरेंस ए था, क्या रेफरेंस था? जैसे अभी क्या रेफरेंस है? 12 ग्राम C12 में हाउ मनी एटम ऑफ कार्बन, ये आपको रटना है, यही रेफरेंस स्टैंडर्ड रेफरेंस था। 12 ग्राम कार्बन में कितना एटम? Na एटम, कितना एटम होता है? Na एटम। सिमिलरली इनिशियली ये माना गया था कि 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितना एटम होता है? यहाँ देखिए एक काउंट टेबल था, कितना एटम? Na एटम। तो ये अगर इंफॉर्मेशन आपको दे दें, मतलब ये मैंने आपको बता दिया, ये बात मैंने आपको बता दिया कि इसको मतलब ये होता है, अतः पूछेंगे कि इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मुझे 1 एटम हाइड्रोजन का मास चाहिए, क्या निकाल सकते हैं? बहुत आसान है ना। Na एटम ऑफ हाइड्रोजन हैविंग मास इक्वल टू व्हाट? 1 ग्राम। तो 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन हैविंग मास कितना? 1/Na ग्राम। यहां तक समझ में आया? इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अब 1 हाइड्रोजन के मास को, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन को ही क्या डिफाइन किया गया है? 1 mu। तो नहीं लगता 1 mu 1/Na ग्राम है, आया ना? मैं बोल रहा हूं कि यहां तक समझ में आ गया। देखिए तो, और ये क्या था? मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। अब मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन को क्या डिफाइन किया गया है? डिफाइन किया गया है, मैं नहीं बोल रहा हूं, कोई और बोल के चले गए हैं। क्या डिफाइन किया गया है? 1 AMU, करेक्ट। तो क्या हम लोग यहां से ये वैल्यू तो 1/Na ग्राम ही आया ना, तो क्या हम लोग आज के बाद 1 AMU इक्वल टू 1/Na ग्राम याद रख सकते हैं? अब एक काम कीजिए, मुझे 1/Na ग्राम का वैल्यू एग्जैक्ट कैलकुलेट करके बताइए, डू इट फास्ट। वन 1.67, थोड़ा एक डिजिट और बढ़िए। तो 1 AMU इक्वल टू 1/Na ग्राम, हाँ या ना? और 1/Na का वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23, हाँ या ना? और इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू देखिए तो 1.67 इंटू 10⁻, कितना आया? -24 ग्राम। और इसको केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कितना? और ध्यान से देखिए, कल ही लिखवाए थे, नहीं है? मास ऑफ प्रोटॉन है, हाँ या ना? ये बहुत बड़ा बात हो गया, और बहुत बड़ा बात होना भी चाहिए था। आपने क्या लिखा? 1 AMU इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाँ या ना? 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का मास के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता? उसका न्यूक्लियस में प्रेजेंट पार्टिकल, और न्यूक्लियस में तो एक प्रोटॉन ही तो प्रेजेंट था। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट आना चाहिए था या सेम आना चाहिए था?
सेम आना चाहिए था। समझ गए रियल स्टोरी क्या है? तो क्या आज के बाद बोल सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 1 mu, हाँ या ना? इससे बहुत बढ़िया काम हो जाएगा हम लोग का। मास ऑफ प्रोटॉन को भी आप 1 mu बोल सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे अब देखिए, तो यहाँ से फायदा क्या होगा कि जैसे ही मास ऑफ, अब यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ओके, तो जैसे ही आप मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 1 mu प्रूफ कर दिया, अब किसी स्टूडेंट के माइंड में होगा सर अगर कार्बन को रेफरेंस मानते तो 1 mu का वैल्यू, किसी के माइंड में ये हो रहा होगा कि कार्बन को अगर रेफरेंस मानते तो 1 mu का वैल्यू क्या 1/Na ग्राम ही आता। तो मेरा आंसर है कार्बन को भी रेफरेंस। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां देखिए 12 ग्राम कार्बन, कितना ग्राम? 12 ग्राम कार्बन में हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन? Na, हाँ या ना? तो Na एटम्स ऑफ C12 having mass equal to what? Mass equal to 12 ग्राम। देखिए तो यहां तक सही है आज के क्लास के बेसिस पे। Since Na atom of C12 having mass equal to 12 ग्राम, 12 ग्राम किसका? C12 का। तो 1 एटम ऑफ C12 हैविंग मास कितना? 12/Na, हाँ या ना? इसका मतलब है मास ऑफ 1 एटम, ऑफ C12 इक्वल टू, Na लेता है कि 12/Na ग्राम है। यहां तक आ गए? बट 1 mu के लिए क्या डिफाइन किया गया है? 1 कार्बन के टर्म में 1 mu क्या डिफाइन किया गया है? 1 AMU इक्वल टू क्या डिफाइन किया गया है? 1/12 इंटू भास इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ व्हाट? C12। और 1/12 और मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 कितना है स्टूडेंट? देखिए तो Na ग्राम। तो डिफरेंट आया या एक ही बात हो गया? एक ही बात हो गया ना। यहां तक सही है? इसका मतलब नहीं लगता है कि सबसे बेस्ट क्या रहेगा? मैं तो एक बार इसको समझ गया, उसके बाद ऐसे याद रट गया, क्योंकि Na याद रहता है। तो आज के बाद मैं भी सजेस्ट करूंगा, समझ गए हैं? समझ क्या गए हैं? समझ ये गए हैं कि 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास 1 mu होता है, या 1 प्रोटॉन का मास क्या होता है? 1 mu के बराबर होता है, हाँ या ना? लेकिन उसका वैल्यू 1 mu इक्वल टू 1/Na ग्राम। 1 mu इक्वल टू कितना ग्राम? 1/Na ग्राम। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? चलिए और ये भी तो साथ में लिख सकते हैं ना। देखिए तो, हाँ या ना? और ये भी तो लिख सकते हैं मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाँ या ना? और ये भी तो लिख सकते हैं 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ, बोलिए, C12। अब ये बताइए स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए कि मैंने कोई ऐसे एलिमेंट ले लिया, एक एटम लिख दिया, ओके। और तब पूछा कि इसके एक एटम का मास कितना? इसके 1 एटम का मास कितना AMU? तो ये बताइए कि इसमें प्रोटॉन कितना है स्टूडेंट?
नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना, जेड, हाँ या ना। और न्यूट्रॉन कितना है स्टूडेंट, ए माइनस जेड, यस ए माइनस जेड। और किसी भी एटम का मास के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, उसका न्यूक्लियस में प्रेजेंट पार्टिकल। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं, मास ऑफ, एकदम बेसिक लेवल में जा रहा हूं, मास ऑफ वन एटम ऑफ एक्स इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन इनटू जेड, हाँ या ना। कितना प्रोटॉन था, जेड था, करेक्ट। अब प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, हाँ या ना, करेक्ट। और बोलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास डिफरेंट रहता है या सेम ही रहता है, मोटा मोटी सेम, ऑलमोस्ट सेम। तो क्या बोल सकते हैं, जेड इंटू एम पी अब प्लस ए माइनस जेड इंटू एम पी, हाँ या ना। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ एक्स इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, ए इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, जो या और ए क्या था, मास नंबर, क्योंकि इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो एटम और एटम आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, हाँ या ना, यस। तो देखिए मान लेते हैं कि C12 है, ऐसे सोचिए। तो C12 में हाउ मेनी, व्हाट इज द मास नंबर, 12। तो इसका वन एटम का मास नहीं लगता कि 12 AMU होना चाहिए, हाँ या ना, क्योंकि प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का मास सेम मानते हैं। तो इसमें 12 का मतलब 12 न्यूक्लियन है, 12 मास नंबर है, तो 12 पार्टिकल है न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस के एक पार्टिकल का मास 1 AMU, तो 12 पार्टिकल का मास कितना रहेगा, 12 AMU, हाँ या ना। इसलिए कुछ इस टाइप का हाइपोथेटिकल भी क्वेश्चन अगर सेट किया जाएगा और मास नंबर दिया रहेगा, तो क्या वहां पे फटाक से नहीं बोल सकते हैं कि एक एटम का मास उतना उसके मास नंबर में AMU से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा। इज इट क्लियर। सपोज कि हाइपोथेटिकली मैं ऐसे कर दिया, अतः पूछा इसका एक एटम का मास कितना, क्या बोलिएगा, 39 AMU। कितना होगा, 39 AMU, समझ गए। एनीवे चलिए यहां देखिएगा फिर से एक बार, इसका फार्मूला क्या था, रिलेटिव एटॉमिक मास इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ गिवन एलिमेंट, करेक्ट, और डिवाइडेड बाय, आप आगे बोलिए क्या था, अब हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं, ठीक है, 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। और क्या इसके बदले 1 AMU लिख दें, 1 AMU, हाँ या ना। तो दिस इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ गिवन एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1 AMU, ठीक है यहां तक। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ गिवन एलिमेंट इक्वल टू व्हाट, बोलिए स्टूडेंट,
रैम इंटू एमयू, हाँ या ना। इसका मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास में किससे मल्टीप्लाई कर दें तो 1 एटम का मास मिल जाएगा एमयू से, हाँ या ना। तो इसको क्या बोलिएगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ गिवन एलिमेंट, इट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। कौन सा मास, 1 एटम के मास को एटॉमिक मास बोलेंगे। 1 एटम के मास को क्या बोलिएगा, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास इक्वल टू व्हाट, रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू व्हाट, एमयू। यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक किसी को डाउट, एनीवन। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में यहां से, तो अब समझ में आ गया ना कि ट्यूसडे को क्या पढ़ेंगे, ट्यूसडे को क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक। फ्राइडे को क्या पढ़ेंगे, यस मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो पढ़ रहे हैं। और सैटरडे को क्या पढ़ेंगे, मोल कॉन्सेप्ट। और बोलिएगा तो एक आध दो केमिस्ट्री क्लास और बढ़ा देंगे जब आप लोग की मर्जी होगा, तो अभी नहीं। कभी कभी ऐसा नहीं अभी नहीं बढ़ाएंगे बिल्कुल। अगर आप ऐसा रहा कि नहीं स्कूल वगैरह अभी नहीं ओपन हो रहा है और मेरा सुबह का एक बैच, सौरभ रोक दीजिए यहाँ पे, सौरभ। तो अगर ऐसा रहा कि नहीं